नमस्कार, द अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अपूर्वा मंधानी, मेरे साथ है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडिटर प्रवीण स्वामी और हम दोनों आपके सामने एक बार फिर पेश हैं ये शो लेकर जिसे हम कहते हैं संकट, सुरक्षा और स्वामी। आज के शो में हम जिस मुद्दे पर चर्चा करेंगे वो सवाल ये है कि कनाडा और ब्रिटेन में बार बार खालिस्तान का मुद्दा उभर कर क्यों आ रहा है। इस मुद्दे पर आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे हैं, तो प्रवीण चलिए शुरुआत करें आज के एपिसोड की। थैंक यू। चलिए, पहला सवाल आज एक बार फिर आदित्य का लूंगी, जो कि हमारे मेंबर हैं। पूछ रहे हैं कि क्या खालिस्तानी विरोध केवल पंजाब तक ही सीमित है या हरियाणा और हिमाचल के कुछ हिस्सों में भी है? आदित्य, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे हर प्रोग्राम में सवाल पूछते हैं और हमेशा इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। मेरे ख्याल से आज की तारीख खालिस्तान मूवमेंट जो कहा जाता था एक टाइम पे, या खालिस्तान संघर्ष, आज की तारीख उसमें पंजाब में भी उसका बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं है। हाँ, कई युवकों में हमें दिखता है कि वो जरनैल सिंह भिंडरावाले की टी शर्ट पहनेंगे, या आपको गोल्डन टेम्पल के म्यूज़ियम में दिखाई देगा कि कुछ खालिस्तान दहशतगर्दों की फ़ोटो कहीं लगी हुई है। लेकिन इससे ये कंक्लूजन हमें ये नहीं बनाना चाहिए कि दोबारा खालिस्तान मूवमेंट इन इलाकों में उभर के सामने आ रहा है जी। आखिर दिल्ली या दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ में आपको कुछ युवक दिखाई देंगे जो चे गुएवारा की कैप पहन रहे हैं या पोस्टर लगाया हुआ है। उसका ये मतलब नहीं है कि ये बहुत बड़े माओवादी है या जाके कोई क्रांति करने वाले हैं। पंजाब के कई युवक हैं आज की तारीख, खासतौर से सिख कम्युनिटी में, जो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स से फेड अप है। मतलब अकाली पार्टी से भी परेशान है, कांग्रेस पार्टी से भी परेशान है, आम आदमी से भी परेशान है। उनको नहीं लगता कि युवकों की आवाज़ पार्टी सिस्टम में सुनाई दे रही है, और वो कभी कभी हमको चिढ़ाने के लिए, मेरे एज ग्रुप के लोगों के लिए या अथॉरिटीज़ को चिढ़ाने के लिए ये खालिस्तान का नारा उठाते हैं। आज की तारीख एक खालिस्तान रैप का कल्चर है, और ये रैप म्यूज़िक में कई सारी खालिस्तान की बातें होती है। लेकिन अगर वो लंदन के या टोरंटो के युवकों से बात करो तो उनके वीडियोस में कई सारी जो बातें हैं 84 के, चाहे दंगे हों या ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो, वो तो उनके जन्मने के बहुत पहले की बातें हैं, और उनको कई बार आप उनसे बात करोगे तो पता लगेगा कि जानकारी भी नहीं है इन मुद्दों का। वो अपनी आइडेंटिटी उन समाजों में अपनी आवाज़ किसी तरह उठाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बाकी कम्युनिटीज़ उठाती है, और ये अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने का एक तरीका है, ना कि पॉलिटिकल मूवमेंट का। अगर वही युवकों से बात करो कि क्या आप पंजाब में, इंडिया में जाके लड़ना चाहते हो जैसे पहले मिलिटेंट्स ने यहाँ किया था, तो मेरे ख्याल से क्या इंडिया की बात छोड़ो, वो टोरंटो से कोई 50 किलोमीटर दूर जाने को तैयार नहीं होंगे। वो अपनी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, ये एक प्रोटेस्ट की लैंग्वेज कह ले सकते हैं। मेरे ख्याल से कभी कभी हम ये दिखावे से इतना घबरा जाते हैं कि हम अपने आप को डरा लेते हैं कि देखो नहीं, एक लहर आ रही है, बहुत समर्थन है। ज़रूर कुछ एक समाज का हिस्सा है पंजाब में और कुछ हद तक हरियाणा के कुछ सिख कम्युनिटीज़ में जो हो सकता है खालिस्तान का समर्थन करे, लेकिन वो सिख कम्युनिटी का बहुत ही छोटा हिस्सा है जी। अगला सवाल संकल्प का है, वो भी हमारे मेंबर हैं। थोड़ा लंबा सवाल है, पूछ रहे हैं कि आपके लिए एक सीधा सवाल। वो बोल रहे हैं, क्या ट्रूडो यहाँ आग से खेल रहे हैं? उन्होंने प्रैक्टिकली इन एलिमेंट्स को इम्प्यूनिटी दी है। इतिहास गवाह है कि कट्टरपंथ को वश में नहीं किया जा सकता। भिंडरावाले खुद एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था जो गड़बड़ा गया। ये हमदर्द खालिस्तान की मांग कर सकते हैं और पंजाब में उनकी जड़ें हो सकती हैं, रूट्स हो सकती है, लेकिन वो इसेंशियली कनेडियन और ब्रिटिश पासपोर्ट वाले विदेशी हैं। उनके पास भारत में कुछ लोगों को प्रभावित करने की कुछ क्षमता हो सकती है, लेकिन राज्य अपनी मर्जी से चीजें नियंत्रित कर सकता है, जैसे कि अमृतपाल मामले से स्पष्ट है। अल्टीमेटली एक उबलती हुई केटली को फटना ही है, लेकिन क्या उसका स्पिल कनाडा के चूल्हे पर नहीं होगा? आपने सीधा जवाब मांगा है, लेकिन सवाल ऐसा है कि आपको थोड़ी सब्र करनी पड़ेगी और थोड़े मतलब इसको पतले रास्तों से मैं निकालूंगा, क्योंकि बहुत इतिहास से जुड़े हुए सवाल आपने पूछे हैं। पहली बात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज की तारीख खालिस्तान मूवमेंट कनाडा और कनाडा के कुछ हिस्सों में, यूके के कुछ हिस्सों में और यूएसए के कुछ हिस्सों में
जैसे कि आप जानते हैं, मतलब हम ये चर्चा इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले टोरंटो के सबर्ब ब्रैम्पटन में एक जुलूस निकाला गया था जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हत्या का एक वो फ्लोट बनाया हुआ था। वही फ्लोट लगभग अप्रैल में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के एक शहर के थ्रू निकाला गया था सैक्रामेंटो के पास। और उसी फ्लोट को आप अगर इंटरनेट पे, ज़्यादातर ये साइट्स इंडिया में ब्लॉक्ड है, लेकिन आप युवक हो, वीपीएन की पूरी जानकारी है आपको, तो अगर आप देखेंगे तो वही फ्लोट, मतलब वही उसमें पुतली इंदिरा गांधी जी की वही हत्या की इमेजेस वो आपको 10 शहरों में दिखाई देगी। तो ये तो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एफर्ट है। सिक्स फॉर जस्टिस जर्नलिस्ट जैसी संस्था है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसी संस्था है, कई सारी संस्था है जो आज क्या लगभग 1980 से लगातार इस टाइप के जुलूस, प्रदर्शन, ड्रामे करे आ रहे हैं। और इसके पीछे कई फैक्टर हैं। एक तो फैक्टर है गुरुद्वारा पॉलिटिक्स, क्योंकि पहले इन इलाकों में गुरुद्वारे बहुत कम होते थे। जो धार्मिक लोग थे वो बहुत वहाँ दान देते थे, ज़मीनें भी, पैसे भी। तो अलग अलग गुट बन गए इनको कंट्रोल करने के लिए। एक प्रो खालिस्तान गुट होता था उस वक्त भी, एंटी खालिस्तान गुट भी होते थे, और आज की तारीख भी है। तो एक ये झगड़े का, विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है, कनाडा में एक अलग फैक्टर है, कनाडा की बहुत अजीब पॉलिटिक्स। आज की तारीख कनाडा में 15 सिख ओरिजिन के, सिख हेरिटेज के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। शायद 328 या 330 सीट होंगी, फॉर गिव मी इफ आई एम रॉन्ग, और आबादी 1.5% है। तो हैरानगी की बात है, और बहुत लोग पूछते हैं कि इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से आ गए। और एक एक्सप्लेनेशन रहता है कि शायद कुछ पॉकेट्स में इनकी आबादी रहेगी, लेकिन एक्चुअली वो पॉकेट वोटिंग भी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसलिए होता है क्योंकि कनाडा के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ओपेसिटी है कि कैंडिडेट कैसे चूज होते हैं, पार्टी अपने कैंडिडेट्स को सामने कैसे लाती है, और उसमें ऑर्गेनाइज लॉबिंग हर कम्युनिटी की बहुत इफेक्टिव हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले कनाडा में एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन निकला जिसमें ये पता लगा कि चाइना पीछे से कई सारे पार्टीज के कैंडिडेट चॉइसेस को अफेक्ट कर रहा था इसी लॉबिंग सिस्टम के थ्रू। तो सिर्फ खालिस्तानियों की बात नहीं है, ये उनके पार्टी सिस्टम में वीकनेस है। और नेचुरली ट्रूडो साहब पॉलिटिशियन होते हुए अगर कोई अमीर स्पॉन्सर या कोई गुट समर्थन दे रहा है, इलेक्शन में मदद कर रहा है, तो वो मना क्यों करेंगे? उनको तो जवाब इंडिया को नहीं देना है, उनको अपनी पार्टी को देना है। अगर कोई भी पार्टी सामने आके मदद करे उनकी, तो वो खुशी खुशी लेंगे। यहाँ भी हम कई बार पूछते हैं कि देश के अलग अलग प्रांतों में पॉलिटिशियंस अलगवादी या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को क्यों समर्थन देते हैं। वजह तो यही है, और ट्रूडो साहब की भी वहाँ वही बात है। यूके में सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स हैं जहां सिख वोटर, पाकिस्तान ओरिजिन के वोटर, हिंदू ओरिजिन के वोटर, खासतौर से ईस्ट अफ्रीका से जो आए थे गुजराती, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कनाडा में थोड़ा फर्क है। सैन फ्रांसिस्को के एरिया में, युबा वैली में बहुत अमीर सिख फार्मर होते थे जो एक टाइम बहुत एक ऑर्गेनाइज लॉबी होते थे। तो ये तो हर प्रांत के पॉलिटिकल फैब्रिक से जुड़ा हुआ है कि ऑर्गेनाइज लॉबिंग का इफेक्ट रहता है। तीसरी बात कनाडा में ये शायद है और यूके में है, ये है कि थिंकिंग है कि ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आखिर खालिस्तानी, जबकि इस्लामिक स्टेट का या अलकायदा का मिलिटेंट उन देशों पे हमला कर रहा है, खालिस्तानियों ने कभी वेस्ट पे कोई अटैक नहीं किए। मतलब चाहे इंडियन टारगेट्स पे वहाँ हमला किया हो, खतरा तो इंडिया को है, और उनको नहीं लगता कि ये उनकी प्रायोरिटी होना चाहिए। अब आइडियल वर्ल्ड में क्या ऐसे होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया में भी हम हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज अपना वक्त नहीं गुजारते ये सोचते हुए कि इस कम्युनिटी के लोग क्या म्यांमार में हमला कर सकते हैं। वक्त था जब हमारे ही इंटेलिजेंस सर्विसेज श्रीलंका के तमिल्स को बहुत सपोर्ट करते थे। तो बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसियों का भी कोई फ़र्क नहीं है, वो जवाब आखिर उनको अपने मुल्क के पॉलिटिशियंस और आवाम को देना होता है, और वहाँ भी यही रियलिटी है। अब इंडिया ने सन 80 के बाद लगातार दबाव बढ़ाने की कोशिश की है, बहुत कोशिशें की है, मतलब काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के लिए कुछ केसेस में वो सफल रहे हैं।
कुछ केसेस में बहुत ट्रेजिक रिजल्ट्स रहे उन देशों के एपैथी का, जैसे कि एयर इंडिया फ्लाइट 812 की बॉम्बिंग 1985 में हुई थी। अब हम जानते हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज को पता था कि ये दहशतगर्द कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा कि कुछ अमल इस पे की जानी चाहिए। आखिर उनकी प्रॉब्लम नहीं थी, एयर इंडिया का जहाज था, उस पे जो लोग जा रहे थे इंडियन ओरिजिन के थे, तो वो वरीड ही नहीं थे। आज की तारीख शायद वो हालात नहीं है। इंटेलिजेंस सर्विसेज में कोऑपरेशन रहता है, मेजर प्लॉट्स होते हैं, तो पर्दे के पीछे कंट्रीज शिफ्ट भी काफ़ी हेल्प भी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद हमारे ही ओर पे अनरियलिस्टिक है जब हमारे गोल्डन टेम्पल में खालिस्तान हथियारों का, इंदिरा गांधी जी के हथियारों के बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगे हैं और हम उस पे अमल नहीं कर पाते। शायद हमारी ये एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक है कि कोई दूसरा मुल्क इसके बारे में कुछ करने वाला है। मेरे ख्याल से हमारी रक्षा यही रहेगी कि खालिस्तान मूवमेंट और दूसरे जो अलगावादी मूवमेंट है उन पे हम दबाव रखें, उन पे हम अमल रखें, और ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए कि कोई दूसरा मुल्क इसको अपनी प्रायोरिटी बनाने वाला है। जी, इसी से ही लगभग जुड़ा सवाल अमरीश कादियान का आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि अगर ब्रिटेन और कनाडा खालिस्तान की अलगाववादी विचारधारा पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो वो ऐसा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इससे प्रभावित वोटरों की संख्या उतनी नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि इन आवाज़ों को अपनी मर्जी से सामने आने देकर भारत को नियंत्रण में रखने के लिए एक बड़ा खेल खेल रहे हैं? भारत इन देशों का मुकाबला कैसे कर सकता है और कैसे वन इंडिया पॉलिसी लागू कर सकता है जिसका वो पालन करते हैं? जैसे चीन किसी भी देश को तिब्बत के बारे में बात करने की अनुमति नहीं देता है। इंटरेस्टिंग। बट पहली बात मैं ये कहूँगा कि हो सकता है चीन दूसरे मुल्कों पे बहुत दबाव लगाता है कि वो तिब्बत के मुद्दे पे ना बात करे, लेकिन चीन हर वक्त सक्सेसफुल नहीं है, जबकि चीन की इकोनॉमी हमारे से 5 गुना बड़ी है। जी। हकीकत ये है वो इंडिया को रोक नहीं पाई दलाई लामा को पनाह देने से। वॉशिंगटन में या सैन फ्रांसिस्को में तिब्बती कम्युनिटी की आवाज़ उठते रहती है। तो कभी कभी हमें लगता है कि दूसरे मुल्क बहुत इन मामलों में सफल होते हैं, जो शायद पूरी हकीकत नहीं है। जी। ये कई मुल्कों के लिए प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न कंट्रीज में खास तौर से फ्रीडम ऑफ स्पीच और लिबरल ट्रेडिशन के वजह दबाव वो उतना लगाने को तैयार नहीं होते। लेकिन दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए कि पर्दे के पीछे कई चीज़ें होती हैं जो वक्त के बाद ही सामने आती हैं, और चाहे खालिस्तानी बहुत विजिबल रहे और आवाज़ दे, ये मतलब 100% रियलिटी ये नहीं है कि वो मुल्क उनका समर्थन कर रहे। जैसे अब हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से पता लगता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले जिस वक्त लंदन में जगजीत सिंह चौहान जो सो कॉल्ड खालिस्तान के प्रधान बने हुए थे, रोज़ तकरीरें देते थे, जिस वक्त वो सब हो रहा था, तो प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर चुप से इंडिया की मदद भी कर रही थी MI6 के जरिए। उन्होंने एजेंट्स भेजे थे हमारी मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की प्लानिंग में। वो बात बाद में आर्काइव से निकली, बहुत उस पर शोर मचा कुछ साल पहले कि ब्रिटेन ऐसे कैसे कर सकता था। लेकिन मुल्क आपस में कोऑपरेट करते रहते हैं। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि कोई खालिस्तानी वहां बैठा हुआ है उसका ये मतलब है कि वहां के खुफिया सर्विसेज हमें उनकी खबरें नहीं दे रहे हैं। बहुत बार ये हुआ है, चुप से ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनका कभी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तलविंदर सिंह परमार जो एयर इंडिया फ्लाइट 182 के बॉम्बर थे, वो मिस्टीरियसली आज तक किसी को पता नहीं, कनाडा से किसी वजह पंजाब पहुंच गए और पंजाब में फिर एनकाउंटर में मारे गए। अब वो इंडिया क्यों आए, कैसे आए, इस पे कई सारी विवादें हुई हैं, और कुछ लोगों का कहा जाता है कि कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया और कनाडा की खुफिया एजेंसियों का कुछ उस पे क्वाइटली डील हुआ। अच्छा। अब क्या पता 30 साल पहले आर्काइव 30 साल बाद आर्काइव से क्या निकलेगा इस मुद्दे पे। बट आज भी बहुत इंटेलिजेंस कोऑपरेशन मुल्कों का आपस में चलता है। वही मैं कहता हूँ, कभी कभी हम फोटो या वीडियो देख के डर जाते हैं कि बहुत बड़ा कुछ हो रहा है। पंजाब के अंदर ही जो वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए हैं, वो खालिस्तान टेररिज्म कुछ खास बड़ा नहीं है। और पिछले सालों में ये हाल है कि वेस्ट से जुड़े हुए प्लॉट्स जो भी आए हैं, उनसे ये दिखता है कि पंजाब में उन्हें कोई एक्चुअल खालिस्तानी नहीं मिले हैं। उनको किराए के गुंडों से अपने कारनामे करवाए, सो कॉल्ड ब्लास्फेमी किलिंग्स वगैरह जो हुई हैं,
वो किराए के गुंडों से हुई है, ना कि कोई रेडिकलाइज सिख यूथ से। जी। तो क्योंकि कुछ मेरे उम्र के लोग वहाँ खड़े होके भाषण देते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, मेरे ख्याल से हमारे मुल्क को डर नहीं जाना चाहिए। हम इतने कच्चे नहीं हैं कि ब्रैम्पटन के दिए गए कुछ पुतली से पंजाब में आग लग जाएगी। अगला सवाल कार्तिक पराशर का है। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि खालिस्तान की मांग का कारण हमारा बिगड़ता फेडरल स्ट्रक्चर है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है, केंद्र एक हफ्ते में ऑर्डिनेंस लाता है और फैसले को रद्द कर देता है? इसमें कोई शक नहीं है मेरे ख्याल से कि पंजाब में सिख कम्युनिटी में एक गहरा डर है कि ये हिंदुत्व की लहर जो देश में फैली है वो पंजाब में भी आगे जाके किसी वक्त आग लगा सकती है। जी। आखिर कांग्रेस के सरकार के टाइम 84 के दंगे हुए थे, उसके पहले सिखों की पिटाई और बहुत सारे जुल्म हरियाणा में हुए थे। तो ये एक फियर तो है और मेरे ख्याल से किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी में, अल्पसंख्यक कम्युनिटी में डर रहेगा और पॉलिटिकल सिस्टम को इस डर को एड्रेस करना चाहिए। जी। जैसे कि आज की तारीख, पहले हमेशा एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहता था कि हर प्रांत के मिनिस्टर रहते थे जो उस स्टेट या हर एक स्टेट से जुड़े हुए थे, ताकि वहाँ के लोगों को ये लगता था कि उनकी दिल्ली में कोई आवाज़ है या उनका ख्याल रखने वाला कोई है। आज की तारीख पंजाब की कोई खास आवाज़ नहीं है, केंद्र सरकार में कोई ऐसे पंजाब का पॉलिटिशियन बड़ा मिनिस्टर नहीं है। तो एक नाराज़गी या एक कंसर्न तो ज़रूर है। अब बात आती है फेडरलिज्म की। पंजाब में दशकों से ये एक फीलिंग रही है, और सिर्फ पंजाब में क्यों, कई स्टेट्स में, कि उन स्टेट्स का यूनिक कैरेक्टर जो है, फेडरल कैरेक्टर जो है, कल्चरल कैरेक्टर जो है, उसको दिल्ली दबोचने की कोशिश कर रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में एक टाइम लैंग्वेज मूवमेंट बिल्कुल हाइट पे होता था। अलग अलग स्टेट्स में है, सिर्फ पंजाब की बात नहीं है। और उस सेंटिमेंट का ज़रूर एक रोल था खालिस्तान मूवमेंट को पैदा करने के लिए, लेकिन खालिस्तान मूवमेंट कई और वजहों से भी उभरा। उनमें से एक था गंदी पॉलिटिक्स, कि उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अकाली पार्टी को काटने की कोशिश कर रही थी, और ये कहा जाता है कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को पीछे से समर्थन दिया गया। अब समर्थन दिया गया कि नहीं, ये डेफिनेटली फैक्ट है कि उनके अगेंस्ट जो कई बार अमल के प्लान बने उनको पूरा नहीं किया गया। अब जीबीएस सिद्धू साहब जो फॉर्मर आरएडब्ल्यू के ऑफिसर थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने लिखा है कि 1983 में भी प्लान्स बने थे भिंडरावाले को ख़त्म कर देने के लिए, लेकिन किसी वजह से केंद्र सरकार उस वक्त अमल करने को तैयार नहीं था। हमें पता नहीं वो क्यों था। गंदी पॉलिटिक्स एक वजह थी, और दूसरा बहुत बड़ा रोल था इसमें पाकिस्तान का, जिसने पंजाब में असंतुष्टि का पूरा फ़ायदा उठाया और हथियार, असला, पैसे बहाने लग गए। उस वक्त ऑफ कोर्स पाकिस्तान को पूरा वेस्टर्न बैकिंग और सपोर्ट था, क्योंकि पाकिस्तान से ही अफ़गान मुजाहिदीन सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ रहे थे, और वेस्टर्न कंट्रीज़ ये इग्नोर करने को तैयार थे कि आईएसआई पंजाब में क्या कर रही थी। लेकिन सबक मेरे ख्याल से भारत को इसी से ये सीखना चाहिए कि अगर आप अपने देश में गंदी पॉलिटिक्स खेलेंगे, समाज में विवाद लाएंगे, तो दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए। और कोशिश हमारी ये नहीं रहनी चाहिए कि हम डर जाएं, घबरा जाएं और डर में ऐसे एक्शन ले जिससे और दहशतगर्द पैदा होंगे। हमें आराम से काम लेना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि सोसाइटी में जो यूनिटी बनी खालिस्तान मूवमेंट के अंत के बाद, उस यूनिटी को किसी तरह जीवित रखा जाए। एज आई सेड, मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि पंजाब में हिंदू सिख प्रॉब्लम कोई ऐसा पैदा हो गया है कि किसी भी वक्त खालिस्तान मूवमेंट दोबारा फूट जा सकता है। अभी भी दहशतगर्दी बहुत ही कम है पंजाब में, और सर्टनली खालिस्तान मूवमेंट के बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं आ रहे। अभी भी कुछ दिन पहले अमृतसर में अलगावादियों ने एक प्रोसेशन निकाला, आपने नहीं देखा कि उसमें कोई हज़ारों लोग जाके शामिल हो गए।
अगर पॉलिटिकली यूनाइटेड रहे और मेच्योरिटी से काम रहे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी ये प्रॉब्लम निपट जाएगी। जी चलिए प्रवीण, आज का आखिरी एक और सवाल लूंगी। जय शर्मा का सवाल आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं वो नस्लवादी क्यों हो रहे हैं, जैसे ब्रिटेन की एक वीडियो में सामने आया गुजरात के व्यक्ति के साथ की गई घटना के बारे में वो पूछ रहे हैं। जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हो मैंने पर्सनली देखी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सिख समुदाय की यूके में और दूसरे समुदायों की जो भारतीय ओरिजिन की है उनमें बहुत सारी कड़वी घटनाएं हुई हैं। पीछे वेम्बली में भी कुछ इंसिडेंट हुआ था क्रिकेट मैच के टाइम की, कुछ सिख नौजवान, इंडिया शायद मैच हारा था तो कुछ नारे लगने लग गए पाकिस्तानी यूथ के साथ जुड़ के। ऐसी घटनाएं छोटी मोटी हुई है और इनको मैं क्यों छोटी मोटी कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था वही लड़के इंडिया को गाली ज़रूर देते हैं वीडियो में, ज़रूर वो कुछ खालिस्तान के नारे लगाते हैं, लेकिन वही लड़कों से पूछो कि भाई आप इंडिया में जाके लड़ने को तैयार हो, मिलिटेंट बनने को तैयार हो, तो वो लंदन छोड़ के उनमें से कोई एक भी नहीं जाएगा। अब इसमें 2-3 बातें जुड़ी हैं यूथ कल्चर की जो मेरे ख्याल से बहुत इस इश्यू के लिए अहम है। पहली बात है कि 1970 से ही कनाडा में खासतौर से और धीरे धीरे अभी यूके में भी शुरू हो रहा है, यूथ में, और सिर्फ सिख यूथ में नहीं कई और कम्युनिटीज़ में भी ड्रग्स और गैंगस्टरिज्म का बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। जैसे कनाडा में एक बहुत मशहूर गुंडा होता था सिख कम्युनिटी का, बिंदी जोहल, और सिख युवकों में उस वक्त बिंदी जोहल को बहुत सपोर्ट इसलिए मिला क्योंकि रेसिज्म होता था, वाइट रेसिज्म होता था। साउथ एशियन जो इंडियन ओरिजिन के या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग थे वो सड़कों पे पिटते थे एक टाइम पे, रेशियल टेंशन्स बहुत फ्लेयर अप हो गई थी और सिख यूथ को लगने लगा कि हमारी रक्षा सिर्फ ये गुंडे कर सकते हैं। इनफैक्ट वो उस वक्त के जो गुंडे थे 80 के गुंडे, कई सारे फिर आज बड़े रेस्पेक्टेबल और सूट पहनते हुए पॉलिटिशियन हैं, लेकिन उस वक्त पे शायद मतलब मारपीट में ज़्यादा उनका जज्बा था, लेकिन वो अपने कम्युनिटीज़ में रक्षक माने जाते थे और ये लाइक आई सेड कई कम्युनिटीज़ में फिनोमेनन हुआ। आज की तारीख अनफॉर्चुनेटली वो सिख यूथ का जो गैंगस्टर तबका हो गया है, वो ड्रग्स के कल्चर में मिल गया है। कहीं ग्रुप्स हैं जो टोरंटो जैसे शहरों में, ब्रिटिश कोलंबिया में ड्रग ट्रेड में आ गए हैं। मर्डर फॉर हायर, गैंगस्टर किलिंग्स बहुत हो गई है और उसका एक पंजाब में भी असर पड़ा है। जो गांव में बेरोजगार नौजवान बैठा हुआ है वो वीडियोस देखता है जिसमें कनाडा को कोई युवक मतलब बंदूक दिखा रहा है और मर्सिडीज बेंज गाड़ी में घूम रहा है, तो उसको भी लगता है यार काश मैं भी ये लाइफ जी रहा होता। तो उसको नेसेसरीली हमें खालिस्तान कल्चर नहीं समझना चाहिए, लेकिन वो वाइडर अपूर्वा कल्चरल क्लाइमेट कहेंगे, ज़ाइटगाइस्ट एक लफ्ज़ है इंग्लिश में, उसका हिस्सा कहेंगे। उसकी वजह मतलब एक ये कल्चर के लेवल पे अट्रैक्शन हो गया है। यूके में कम है, लेकिन वहाँ भी ये रेसिज्म से जुड़ा हुआ एक गैंग कल्चर था जो अनफॉर्चुनेटली 1970s में ब्लैक कम्युनिटीज़ में, एशियन कम्युनिटीज़ में एक यूनिटी होती थी। एंटी रेसिज्म स्ट्रगल के दौरान ज़्यादा कोई ये नहीं पूछता था कि आप मुस्लिम हो या सिख हो या हिंदू हो, क्योंकि पिटाई सबकी होती थी। आखिर वाइट रेसिस को तो कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं था कि आपकी मजहब क्या है या नहीं है। वो यूनिटी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल टूट गई है और लोग सांप्रदायिकता पे उतर आए हैं। अगर आप देखेंगे तो अलग अलग साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में सोशल ताल्लुकात बहुत कम है और यूके में ख़ास तौर से बिल्कुल ही अलग ज़िंदगी जीते हैं। कम्युनिटीज़ में मिक्सिंग बहुत कम हो गई है। इंडिया में अभी भी मजबूरन, चाहे हमारी कम्युनिटीज़ में जितनी मर्जी नफ़रतें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, हमें एक दूसरे के साथ मजबूरन, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, मजबूरन जीना पड़ता है एक दूसरे के साथ। और मेरे ख्याल से हमारे मुल्क के इतिहास से हम सीखे हैं कि एक दूसरे के साथ रिश्ते ठीक ना लगे तो नतीजे उसके कितने गंभीर हो सकते हैं। लेकिन वेस्ट में ये नहीं है और मेरे ख्याल से खालिस्तान का रिसर्जेंस या कुछ इस्लामिस्ट ग्रुप्स का रिसर्जेंस, कुछ कट्टरवादी हिंदू संगठनों का जबकि कम दिखता है, क्योंकि उसकी भी कई वजह हैं, लेकिन ये
कट्टरवाद जो पैदा हुआ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो इन सब कम्युनिटीज़ को आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा। इन्हीं बच्चों के पेरेंट्स आखिर बहुत स्ट्रगल करके उनको पढ़ाई लिखाई कुछ तरक्की की जी। और ये जो इमिग्रेंट्स के दुश्मन है वो मुड़ के कह रहे हैं कि देखो आप लोग है ही ऐसे, हमारे मुल्कों को बिगाड़ रहे हो। तो होपफुली इसमें डायस्पोरा की मैच्योर लीडरशिप जो है थोड़ी जिम्मेदारी दिखाएगी और एकता बनाने की कोशिश करेगी। जी, चलिए इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। आपसे एक बार फिर आप सभी से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप हमारा शो देख रहे हैं, उसे इतना प्यार दे रहे हैं और हमें हर एपिसोड के लिए अपने सवाल भी भेज रहे हैं। अगले हफ्ते के लिए भी मैं आपके सवालों का इंतजार करूँगी, तो हमें अपने सवाल ज़रूर भेजें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।